हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी और भूगोल पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा होगा। लास्ट क्लास में कुछ कंसेप्चुअल चीजें पढ़ी थी जिससे लगा था कि मामला कुछ गड़बड़ा रहा है, लेकिन मामला गड़बड़ाया नहीं था। मामला कुछ कंसेप्ट की बातों का था और कंसेप्ट की बातें यही होती हैं भूगोल। आप समझ पा रहे हैं कि भूगोल कैसी है, भूगोल के कैसे कंसेप्ट हैं और कैसे उसको पढ़ा जाना चाहिए। कुछ लोग जो जिनका बैकग्राउंड स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग थे या जिनके पास कला थी 12वीं क्लास के बाद, जिन्होंने कला में आगे जाने के बाद कुछ बीए या मास्टर्स करा हुआ है आर्ट्स में, वो लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इस प्रकार की बातें होती हैं, तापमान की, दाब की या फिर घनत्व की। जब हमने बात करी थी तो वो लोग ज़्यादा परेशान हुए थे कि सर ऐसा क्या हो रहा है। बल्कि और जो लोग साइंस बैकग्राउंड से थे, विज्ञान जिनकी पृष्ठभूमि थी, उन लोगों को लगता है कि सर ये तो बड़ा मजा आ रहा है, इसको और पढ़ाया जाए। तो देखिए, हमको पढ़ना उतना ही है जितना यूपीएससी के लिए जरूरी है। चाहे साइंस से रहे हो, चाहे कॉमर्स से रहे हो, चाहे आर्ट्स से रहे हो, हमको पढ़ना उतना ही है ना। क्योंकि ये सब चीजें फिजिक्स से थोड़ी रिलेट करती हैं, जो भौतिक विज्ञान है उससे थोड़ी रिलेट करती है, तो साइंस वालों को बड़ा मजा आता है और वो कहते हैं सर और डेप्थ में जाइए। लेकिन कला वाले इससे डरते हैं। मेरा काम यहाँ पे खड़े होने के बाद ये हो जाता है कि मैं सभी विद्यार्थियों को बराबर समझूं और सभी विद्यार्थियों को बराबर समझते हुए एकदम स्क्रैच से शुरू करूं, जिससे सब लोगों को समझ में आए। जो कला वाले लोग हैं, जो आर्ट्स वाले लोग हैं, वो कभी कभी इन सब चीज़ों से डर जाते हैं कि सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब आप अपने नाम लिया तभी से हम डरने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आप डरेंगे, मैदान में जाने से पहले ही अगर हथियार फेंक देंगे तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। और ये यूपीएससी की तैयारी भी तो एक युद्ध ही है। युद्ध किससे है? युद्ध आपका अपने आप से है, आपका अपने डर से है, आपका अपने कंट्रोल पावर से ये युद्ध है। तो इस युद्ध को आपको जीतना है और एक बार आप अगर ये युद्ध जीत गए तो सिविल सर्विस क्या कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें आप उत्तीर्ण ना हो। तो इस युद्ध को जीतिए और डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चीजों को एक बार खुद से पढ़ेंगे, 2 बार खुद से पढ़ेंगे, मेरे साथ जब रिवाइज करेंगे चीजें, तो आप पाएंगे कि सर इन चीजों से हम डर रहे थे जो इतनी आसान चीजें हैं। याद कीजिए, जब हमने पहले दिन जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था, आप ये घबरा गए थे सर ये शब्द मैं कैसे याद करूंगा, ये पैलियोजोइक, सीनियोजोइक, मीसोजोइक, होलोसीन, क्रिटेशियस, ये सब कैसे याद होंगे सर। लेकिन हमने चीजों को पढ़ा, हमने पाया कि यार ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल हम समझ रहे थे। वनस्पत है, ये उन चीजों से भी आसान था जिनको हम आसान समझते हैं। तो चीजें कभी कभी जो चीजें दिखती हैं, जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। और भूगोल का अध्यापक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि उन कठिन चीजों को, जो कॉम्प्लेक्स की चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो चीजें हैं, उनको आसानी से मैं आपको समझाऊं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हम लोग जीरो से शुरू करें। इसलिए विज्ञान के जो छात्र हैं वो मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि सर आप इतना नीचे चले जाते हैं, इतना बेसिक में चले जाते हैं, उसकी क्या जरूरत है। लेकिन चूंकि हमको ये समझना है कि हम सबको साथ में लेके चलना है, तो हम जब सबको साथ में लिखते हुए चलते हैं तो हम यही मानते हैं कि सबको कुछ नहीं आता है, सबको वहीं से शुरू करना है। तो आप चाहे विज्ञान के हों, चाहे कला के हों, चाहे वाणिज्य से हों, आपको किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर चलते समय हम शुरू करते हैं हमारा रिवीजन पृथ्वी की गतियों से। अब हमने अक्षांश और देशांतर बहुत बार पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, मुझे पता है। अब चलते हैं पृथ्वी की गति से, हम लोग रिवीजन करना शुरू करेंगे। पृथ्वी की गतियों में हमने देखा था पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। कौन कौन सी गति करती है पृथ्वी? पृथ्वी एक अपने अक्ष पे गति करती है और एक पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ गति करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परिक्रमण कहते हैं। तथा पृथ्वी जब अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे जब गति करती है तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उसको, वो कितना है? पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, या मैं इसको नॉर्मली 24 घंटे कह सकता हूं, जिसका मतलब है एक पृथ्वी दिवस। क्या इस पृथ्वी दिवस में सिर्फ दिन और रात होंगे, या इसमें सिर्फ दिन होगा या रात होगा? इसमें दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। आपको दिन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको रात भी देखने को मिलेगी। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसका परिणाम क्या होता है? पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इसका परिणाम यह है कि आधी पृथ्वी पे आपको दिन देखने को मिलेगा और आधी पृथ्वी पे आपको रात देखने को मिलेगी। ये जो आधा मैंने बात करी, ये जो आधी चीज, ऐसा व्रत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे प्रकाश के आधार पर, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था प्रदीप्ति का व्रत।
हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जो ध्रुवों पर आपको 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात देखने को मिलती है, उसके पीछे का कारण क्या है। फिर हम उसके बाद चले थे पृथ्वी के परिक्रमण पे। पृथ्वी किसके चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है। इसमें इसको कितना समय लगता है? इसमें इसको लगता है करीब करीब 365 दिन और 6 घंटे। तो क्या हर बार 365 दिन और 6 घंटे हम जोड़ेंगे? नहीं, हम 3 साल 365 दिन कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं 365 दिनों के साथ, और चौथे साल 366 दिन, जिसको हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, और वहां पे 29 फरवरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद हमने बात करी थी कि जब पृथ्वी लगातार सूर्य की परिक्रमा करती है, अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है, तो उसको दीर्घवृत्ताकार कक्षा के रूप में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि ऐसा समय जब पृथ्वी सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक है, उसको हमने उपसौर कहा था, और ऐसा समय जब पृथ्वी सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है, उसको हमने क्या नाम दिया था? अपसौर का नाम दिया था। पेरिहीलियन और एपीहीलियन की कंडीशन हमने बात की थी। इसके बाद हमने ये देखा था जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है पृथ्वी, तो इससे किसका निर्माण हो रहा है? इससे ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। हमने ये भी देखा था जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, तो इससे ये आभास होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच क्या करता हुआ प्रतीत होता है? गति करता हुआ प्रतीत होता है। वहां हमने ये जाना कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे सीधा चमकेगा, या उसकी किरणें एकदम सीधी कहां गिरेंगी? भूमध्य रेखा पे गिरेंगी, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे? विषुव के नाम से जानते हैं। यहां पे दिन और रात कैसे रहेंगे? आपके बराबर रहेंगे। तथा ऐसी कंडीशन जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पे होगा, तो इसको हम अयनांत के नाम से जानते हैं, जिसको हम सॉल्स्टाइस भी कह देते हैं। हमने 2 प्रकार के अयनांत पढ़े थे, एक हमने ग्रीष्म अयनांत पढ़ा था, दूसरा हमने शीत अयनांत पढ़ा था। जैसा कि नाम बता रहा है, ग्रीष्म अयनांत कब मिलेगा? आपको गर्मी में मिलेगा, तथा शीत अयनांत आपको कब देखने को मिलेगा? सर्दियों में देखने को मिलेगा। हमने ये भी देखा था गर्मी और सर्दी यहाँ पे किस आधार पे डिसाइड हम लोग कर रहे थे? हम लोग गोलार्ध, और यहाँ पे हमने हमेशा बात करी उत्तरी गोलार्ध की। हमने ये देखा कि 21 जून के आसपास, जो कि सबसे बड़ा दिन के रूप में जाना जाता है, ये कौन सा अयनांत है? ग्रीष्म अयनांत है। तथा 22 दिसंबर जहां पे सबसे बड़ी रात आपको देखने को मिलेगी, वो कौन सा अयनांत है? वो है शीत अयनांत। तथा हमने 2 विषुवों के बारे में चर्चा करी थी, जो मार्च और सितंबर में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कितनी ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं में हमने पाया 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शीत, बसंत, और बसंत के बाद कौन सी थी? शरद ऋतु। हमने ये भी देखा था बसंत ऋतु किसको कहते हैं और शरद ऋतु किसको कहते हैं। ग्रीष्म से जब शीत की तरफ आप जा रहे हैं, तो बीच में कौन सी ऋतु पड़ेगी? आपको ध्यान करिए, ग्रीष्म से कहां जा रहे हैं आप लोग? ग्रीष्म से सर्द के शीत की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में शरद ऋतु मिलेगी। साथ ही साथ जब आप शीत से ग्रीष्म की तरफ जाओगे, तो बसंत ऋतु देखने को मिलेगी। तो अभी जिस महीने में हम किस महीने में? मार्च के महीने में हैं। तो इस मार्च के महीने में किस प्रकार की ऋतु आपको देखने को मिलेगी? बसंत ऋतु देखने को मिलती है, जहां पे हम सर्दियों को पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और आने वाला मौसम किसका है? गर्मियों का है। यहां तक बहुत अच्छे से हम लोग बात कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था भू आकृति विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या था? जो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या था? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हुए हमने ये पाया, सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना करनी ही क्यों है, या सबसे पहले हमने ये देखा था कि इसको हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम ये जान सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी की आंतरिक भौतिक दशा। जब हमने बात करी थी भौतिक की, तो हमने बात करी थी, ये शब्द भौतिकी से लिया गया है, फिजिक्स से लिया गया है। हम यहां पे बात करेंगे किन 3 चीजों की? स्पेशली हम बात करेंगे घनत्व की, हम बात करेंगे ताप की, और हम बात करेंगे दाब की। इन 3 चीजों की हमने बात करी थी, जिसको हमने घनत्व को कहा जाता है डेंसिटी, ताप को कहा जाता है टेम्परेचर, दाब को कहा जाता है प्रेशर। ये बात हमारी अच्छे से हो चुकी थी। इसके बाद हमने देखा कि हमको पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में जानना ही क्यों है। जब हमने ये बात करी थी, तो हमने पाया कि जानने की जरूरत इसलिए है कि अगर आपको भूकंप के बारे में पढ़ना है, आपको ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है,
या आपको सुनामी के बारे में पढ़ना है, आपको सुनामी के बारे में पढ़ना है। इन सब की उत्पत्ति कहां से होती है? इन सब की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी पृथ्वी के आंतरिक भाग से। कहां देखने को मिलेगी? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। चलिए थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बताता हूं। अभी हाल ही में क्या आया था, हाल ही में कहां भूकंप के झटके महसूस हुए थे, और बहुत ही भयानक भूकंप था। इतना भयानक भूकंप था कि करीब 50,000 लोग स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर चुके। कहां पे आया था भूकंप? ये आया था तुर्की नामक शहर में। पहले जिसका नाम तुर्की था, अब उसका नाम बदल के उन्होंने तुर्की रख दिया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि तुर्की ने कभी भी भारत का सहयोग नहीं किया, चाहे वो कश्मीर का इश्यू हो, कश्मीर की समस्या हो, या मुसलमानों जो हमारे यहाँ पे बहुत अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जिसको हम अल्पसंख्यक लोग कहते हैं, उनके कोई राइट्स को लेके बात हो, तो कभी भी भारत का सहयोग किसने नहीं किया? तुर्की ने। बल्कि कश्मीर को लेके हमेशा तुर्की ने किसका सहयोग किया है? तुर्की ने सहयोग किया है हमारे परम मित्र पाकिस्तान का। किसका सहयोग किया है? हमारे परम मित्र पाकिस्तान का। जिस दिन तुर्की में भूकंप आया, सबसे पहले जिन देशों ने मदद पहुंचाई, उन देशों में से सबसे पहले या उन देशों में सबसे आगे आपको नाम देखने को मिलेगा भारत का, आपके प्यारे भारत का, हमारे प्यारे भारत का। जो उसका सबसे अजीज मित्र था तुर्की का, जो हमारा भी बहुत अजीज मित्र है पाकिस्तान, कुछ नहीं किया उसने। 10-15 दिन वो आराम से बैठा रहा। भारत की एनडीआरएफ की टीम, जो हम आगे पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में कि एनडीआरएफ क्या होता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ की जो टीमें हैं, वो वहां पे पहुंची, उन्होंने लोगों को बचाया। और वहां के लोगों की दरिया दिली, वहां के लोगों ने जब भारत की दरिया दिली देखी तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। इतना शुक्रिया अदा किया कि जब भारत की एनडीआरएफ की टीम वापस लौट रही थी तो वहां के लोगों ने खड़े होकर सैल्यूट किया भारत की एनडीआरएफ की टीम को। जब भारत की टीम लौट रही थी तो एयरपोर्ट में हिंदी में ये लिखा गया कि हिंदुस्तान को, भारत को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे मित्र ने, हमारे जो सबसे अजीज मित्र था, उसकी हरकत आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा देश कितना महान है, कैसे हम लोग वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना को लेकर हमेशा आगे चलते हैं। तो हमारे पड़ोसी देश ने क्या किया, पिछले साल पाकिस्तान में क्या हुआ था, बहुत बड़ी बाढ़ की स्थिति बन गई थी, बाढ़ आ गई थी। और उस बाढ़ में उसकी सबसे ज्यादा मदद सब देशों ने की थी। और उसी मदद में तुर्की ने कुछ सामान, कुछ आपदा राहत सामग्री पाकिस्तान को भेजी थी। जब जो राहत सामग्री थी आपदा के लिए जो भेजी गई तुर्की के द्वारा, पाकिस्तान की सरकार ने वो अपनी जनता को नहीं दी, बल्कि वो अपने पास सुरक्षित रख ली। और जब भूकंप के बाद, जो विनाशकारी भूकंप आया तुर्की में, उसके बाद जब पाकिस्तान को लगा हमारे पास कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो तुर्की की सामग्री थी, जो उन्होंने अपने गोदामों में भरी हुई थी, वही सामग्री सिर्फ तुर्की का बैच हटाया और पाकिस्तान का बैच लगा के वही सामग्री कहां भेज दी? तुर्की में। तो इस प्रकार का हमारा कौन है? पड़ोसी देश है। तो जो कपाट्स आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन दोस्त क्या था, बहुत करंट अफेयर्स में अच्छी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, और भूकंप से कैसे रिलेटेड है हम ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हमारा पड़ोसी है। तो हमने देखा ज्वालामुखी, सुनामी और भूकंप की उत्पत्ति कहां पे मिलेगी? आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग में। लेकिन इनका परिणाम हमने देखा था कहां देखने को मिलेगा? आपको स्थल मंडल पे देखने को मिलेगा। कभी भी भूकंप आपने देखा है? आई एम श्योर आपने कभी भूकंप देखा नहीं होगा, आपने भूकंप के झटके महसूस किए होंगे। यही हुआ है। हमने ज्वालामुखी देखा है सतह पर, लेकिन ज्वालामुखी की उत्पत्ति कहां से? ज्वालामुखी में जो लावा, जो मैग्मा आ रहा है, जो भी पदार्थ आ रहे हैं, जो भी गैस आ रही है, जो भी जलवाष्प आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग से आ रहे हैं। साथ ही साथ सुनामी भी आप देखोगे भूकंप का ही एक प्रकार है, तो इसकी उत्पत्ति भी कहां से होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। तो इसलिए हमने देखा था कि हमको क्या जानना है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने देखा कि इसके कुछ स्रोत हैं, इसके कुछ स्रोत हैं, या मैं कहूं इसके कुछ सोर्सेज हैं, जिससे हम क्या जान सकते हैं? पृथ्वी का आंतरिक भाग। कितने प्रकार के स्रोत थे? हमने देखा 2 प्रकार के स्रोत आपको देखने को मिलेंगे।
पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। इसको हमने बोला था, आपको याद हो, इनडायरेक्ट, साथ ही साथ इसको हमने बोला था डायरेक्ट। आपसे मैंने यहां पे एक सवाल भी पूछा था कि उल्का पिंड किस प्रकार के स्रोत हैं, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं। आपने जवाब में कुछ लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोग शायद आने वाले समय में बता देंगे, है ना, देर आए पर दुरुस्त है, पर बता दीजिएगा। प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने बात करी थी, सबसे पहले हमने बात करी ज्वालामुखी की। तो क्या ज्वालामुखी से हमको पूरी तरीके से जानकारी मिल जाएगी पृथ्वी के आंतरिक भागों में? हमने देखा था सर पूरी तरीके से तो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने देखा जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब बहुत सारे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे जो बाहर आएंगे। बहुत सारा क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी राख आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारे जलवाष्प आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वो किससे निर्मित है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बात करी थी? इसके बाद हमने बात करी थी ज्वालामुखी के बाद हमने बात करी थी खनन और उत्खनन की। इसमें देखो, जब हम इस प्रकार के चीजें पढ़ते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो कितनी महान है। हमने देखा था कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? वो है 6370 किलोमीटर। और हमने खनन कहां तक किया अभी तक? 4 किलोमीटर तक। कितना? 4 किलोमीटर तक। तो यहां पे हमें समझ में आता है कि मनुष्य प्रकृति के सामने कितना छोटा है। हम बात कर रहे हैं 6370 किलोमीटर की और हमने खनन कितना किया है? 4 किलोमीटर का। हाँ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, क्या कि सिर्फ ये सोचने मात्र से कि मुझे यूपीएससी देना है या मुझे कलेक्टर बनना है, आप कलेक्टर नहीं बनते, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पे हमने सिर्फ सोचा, हम क्या नहीं बन पाए? कलेक्टर नहीं बन पाए। तो ये हमने बात करी थी खनन और उत्खनन की। तो हमने देखा था दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान की, जिसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर। उसके बाद हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी वेधन, या जिसको हमने नाम क्या दिया था? ड्रिलिंग। ध्यान है, ड्रिलिंग हमने करा था, कहां किया था हमने? कौन से महासागर में किया था? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ड्रिलिंग के बाद हमने बात करी थी ग्रह और उपग्रह के बारे में। क्या हम सारे ग्रह और उपग्रहों को प्रत्यक्ष स्रोतों में रख सकते हैं? तो हमने देखा था नहीं, जहां पे मनुष्य पहुंच चुका है उन ग्रहों और उन उपग्रहों को आप किस में रखोगे? प्रत्यक्ष स्रोतों में। और जहां जिन ग्रहों पर मनुष्य नहीं पहुंचा है उसको आप किस में रखोगे? उसको आप रखोगे अप्रत्यक्ष स्रोतों में, ग्रह एवं उपग्रह। ठीक है, इसके बाद क्या बात हुई थी? इसके बाद हमारी बात हुई थी अप्रत्यक्ष स्रोतों की। अप्रत्यक्ष स्रोतों में किसकी बात हम करेंगे? यहां पे एक और सवाल आपके लिए, जैसा कल था वैसा ही। उल्काब जो थे, आपने कुछ लोगों ने तो बताया लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए। उल्काब किस प्रकार के स्रोत हैं? प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं? प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष स्रोत हैं? तो एक बात बताइए, उल्काब पृथ्वी पे आते हैं क्या? उल्काब पृथ्वी पे आते हैं क्या? या वो उल्काब जो पृथ्वी पे आते हैं उनको आप उल्कापिंड कहोगे? तो ये उल्काब तो पृथ्वी पे आए नहीं, इनको आपने देखा नहीं, तो ये प्रत्यक्ष हो सकते हैं क्या? ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। ये कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? उल्काब। क्या लिख सकते हो? उल्काब। साथ ही साथ वो उल्काब जो पृथ्वी पे पहुंच गए वो कौन से होंगे? वो होंगे उल्का पिंड। क्या होंगे? उल्का पिंड। ठीक। इसके बाद 3 महत्वपूर्ण चीजों की हमने बात करी थी यहां पे। वो महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी थी वो आपको याद होगा। हमने बात करी थी घनत्व की, हमने बात करी थी दाब की,
और हमने बात करी थी ताप की। देखो बहुत तसल्ली से इन चीजों को पढ़ना होता है ना, ऐसे भागम भाग नहीं करनी, आराम आराम से। सबसे पहले हम चले घनत्व पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? घनत्व पढ़ा था, जिसमें हमने औसत पढ़ी थी, है ना? आपको याद है हमने औसत के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी उसमें। हमने ये पाया कि जो पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो कितना आपको देखने को मिला? वो आपको देखने को मिला 5.5 सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, सर आपने सेंटीमीटर ग्राम पर क्यूब क्यों लिखा? बच्चा लोग, ये सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब क्या होती है? इसको बोला जाता है इकाई। इसको क्या बोला जाता है? इकाई। ये इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। तो ये जो है ये किसकी यूनिट है? ये घनत्व की इकाई है, घनत्व की यूनिट है। ये हमने एक बात करी थी। दूसरी बात हमने जो करी थी वो क्या करी थी? हमने देखा था पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग का औसत घनत्व कितना था? औसत घनत्व कितना था? औसत घनत्व था ग्राम, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या था? इसका घनत्व था। हमने ये देखा कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, आंतरिक भाग का घनत्व कितना है? 3.3 है। इसका मतलब पृथ्वी पे कुछ ऐसे हिस्से होंगे, और वो हिस्से कहाँ रहे होंगे? वो हिस्से पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहे होंगे जिनका घनत्व 5.5 से क्या रहा होगा? ज्यादा रहा होगा। ये बात आई समझ में? आप सोचिए, इसका घनत्व 3.3, पूरे का घनत्व 5.5, इसमें कुछ जोड़ा जाए और उसको विभाजित किया जाए 2 से या 3 से, और कितना आना चाहिए जवाब? 5.5 आना चाहिए। इसका मतलब वो 5.5 से ज्यादा होगा। तो हमने कैलकुलेशन करके भी ये चीजें निकाली थी और हमने पाया था कि इसका घनत्व, इसका आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो 5.5 से तो ज्यादा है। 5.5 से तो क्या है? वो आपको ज्यादा देखने को मिला था। और आप आगे हम लोग देखेंगे कि जो कोर होती है, क्या होती है? जो कोर होती है उसका जो घनत्व है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं था। हमने ये भी यहां से कंक्लूजन निकाला, ये भी आपने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में जो भी भारी पदार्थ हैं, जो भी भारी पदार्थ हैं, या मैं कहूं जिनका घनत्व ज्यादा था, वो आपको कहां देखने को मिले थे? वो आपको आंतरिक भागों में देखने को मिले थे। और जिनका घनत्व कम था वो आपको बाहरी, जिनका घनत्व कम था वो आपको कहां देखने को मिले? वो आपको देखने को मिले बाहरी भाग में। कहां देखने को मिले? बाहरी भाग में। घनत्व की बात हो गई। हमने यहीं पे एक और चीज देखी थी, आपको याद हो, घनत्व किसके समानुपाती है? घनत्व है दाब के समानुपाती। तो जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे क्या? दाब भी बढ़ेगा। और दाब बढ़ने के साथ हमने एक और चीज देखी थी, क्या बढ़ता है दाब बढ़ने के साथ? गलनांक बिंदु। कौन सा बिंदु? गलनांक बिंदु भी क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए हमने ये पाया कि जो आंतरिक कोर है, कौन सी कोर? जो आंतरिक कोर है वो कैसी है? वो है ठोस अवस्था में। उसका कारण क्या है? इसका कारण यही था। हमने ये भी देखा था जब हम तापमान पढ़ रहे थे कि 32 मीटर नीचे जाने पे तापमान कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पृथ्वी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। हमने जो तीनों चीजें देखी थी उससे हमने ये पाया कि जैसे जैसे पृथ्वी की बाहरी सतह से हम केंद्र की तरफ जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला था, ये निष्कर्ष निकाला था
कि पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है वो ठोस अवस्था में है। पृथ्वी में जितने भी भारी पदार्थ हैं वो केंद्र के पास आपको देखने को मिलेंगे, तथा पृथ्वी में जो हल्के पदार्थ हैं वो सतह पे देखने को मिलेंगे। ये बातें हमारी हो चुकी थी और हमने ये भी पाया था कि जैसे जैसे पृथ्वी पर नीचे आएंगे घनत्व लगातार बदलता रहेगा। यहां तक कोई भी समस्या नहीं थी। इसके बाद जो हमने शुरू किया था टॉपिक, उसका नाम था भूकंपीय तरंग। क्या नाम था? भूकंपीय तरंग। अच्छा, भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती हैं? तो हमने देखा कि साहब भूकंपीय तरंग 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो भूकंपीय तरंग है उसको हमने नाम दिया था पी वेव, या इसी को हमने नाम दिया था प्राइमरी वेव, और इसी को हमने नाम दिया था प्राथमिक तरंग। ये नाम हम दिए थे प्राथमिक तरंग। यहां तक कोई भी डाउट? दूसरी जो तरंग थी उसको हमने क्या नाम दिया था? उन दूसरी तरंगों को हमने नाम दिया था एस वेव, या इन्हीं को हमने नाम दिया था सेकेंडरी वेव, या इसी को हमने नाम दिया था द्वितीयक तरंगे। यहां तक हमारी बातें हो चुकी थी। देखो कंसेप्ट है, थोड़ा सा आराम से चलना ज्यादा अच्छा है, ना कि हम लोग भागें और भाग के ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि हमें समझ में ना आए। तो इसलिए मैं बिल्कुल आराम से इसको आपको लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले इन भूकंपीय तरंगों की कुछ विशेषता हम जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कुछ विशेषताएं हम लोग जान लेते हैं इन भूकंपीय तरंगों की। तो सबसे पहले इस पी तरंग की मैं अगर आपको विशेषता बताऊं तो इस पी तरंग की विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि ये तीनों, ये पी जो तरंग है ये तीनों माध्यम से क्या कर सकती है? विचरण कर सकती है। तीनों माध्यम से गुजर सकती है, इसको कोई भी माध्यम नहीं रोकेगा। ठीक है, कौन सी तरंग है? प्राथमिक तरंग। नाम है प्राथमिक तरंग। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये पृथ्वी पर, यह पृथ्वी पर कब पहुंचेगी? सबसे पहले पहुंच जाएगी। अच्छा, दो लोग भाग रहे हैं, दो लोग भाग रहे हैं। जब दो लोग भाग रहे हैं और दोनों ने एक ही जगह से भागना शुरू करा, चलिए ऐसे समझते हैं, दो देश आजाद हुए 1947 में। एक तो हम मतलब हम भारत के लोग, भारत हमारा आजाद हुआ, साथ ही साथ हमारा परम मित्र भी आजाद हुआ। तो जब आजाद हुए दो मुल्क, दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया। हम लोग भाग के कहां पहुंचे? हम लोग ज्यादा आगे पहुंचे, हम लोग चांद तक पहुंचे, हम लोग मंगल तक पहुंचे। और हमारा मुल्क कहां तक पहुंचा? हमारा मुल्क आतंकवाद तक पहुंचा। दो मुल्कों ने एक साथ भागना शुरू करा, हम लोग चांद तक पहुंच गए और दूसरा मुल्क कहां तक पहुंच गया? आतंकवाद तक पहुंच गया। कौन ज्यादा आगे भागा? तो हमने देखा अगर दूरी नापी जाए तो भारत तो बहुत आगे चला गया। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो इसी प्रकार जब दो चीजें एक ही बिंदु से शुरू हुई, जब दो चीजें ए और बी ये कहां से शुरू हो रही है? ये इस लाइन से शुरू हो रही है, और ए पहले इस बिंदु पे पहुंच रहा है और बी उस समय यहीं पहुंचा है। इसका मतलब तेजी से कौन भागा? तेजी से ए भागा, तभी ये पहले पहुंच पाएगा। हम यहां कह रहे हैं ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंच रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? ये तरंगे कैसी हैं? ये तरंगे तीव्र तरंगे हैं, या मैं कहूं ये तरंगे सबसे तीव्र हैं, क्योंकि तभी सबसे पहले पहुंच सकते हैं। अगर सबसे पहले पहुंच रही है इसका मतलब क्या है? सबसे तेज ही चलने वाली तरंगे हैं। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द्वितीयक तरंगों की बात करें, हमने देखा था ये तीनों माध्यमों में विचरण कर रही है। ये सिर्फ कहां विचरण कर सकती है? ठोस में।
कहाँ? ठोस में। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंच सकती है, इसका तो नाम ही बता रहा है। ये वो तरंग है जो पृथ्वी पे दूसरे नंबर पे पहुंचती है, तो इनका स्थान दूसरा आता है। स्कूलों में स्थान आते थे, रैंक आती थी हमारी, तो इसका दूसरा स्थान है। ये सबसे तीव्र, अगर ये सबसे तीव्र है तो ये सबसे तीव्र तो हो नहीं सकती, तो ये दूसरे नंबर पे तीव्र है। ये सिर्फ क्या है? तीव्र है। और किससे कम तीव्र है? पी तरंगों के मुकाबले ये जो आपकी एस तरंग है ये कम तीव्र है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, यहां पे ये भूकंपीय तरंग लिखना सही होगा, यहां पे ये भूकंपीय तरंग लिखना सही होगा या भूगर्भीय तरंग लिखना सही होगा, या यहां पे कायिक तरंग लिखना सही होगा, या यहां पे बॉडी वेव लिखना सही होगा? तो हमने पाया कि सर यहां पे ये लिखना सही है। भूकंपीय तरंग दो प्रकार की पढ़ी थी हमने। पहली हमने जो पढ़ी थी उनको हमने नाम दिया था धरातलीय तरंगे, और दूसरी जो हमने पढ़ी थी उनका नाम था कायिक तरंगे, भूगर्भीय तरंगे या बॉडी वेव। और इस बॉडी वेव के दो भाग हमने देखे थे। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझ आ पाए पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि दोनों कौन? पी और एस वेव, इन दोनों तरंगों का, इसको आप अपनी कॉपी में नोट लगा के भी लिख सकते हैं ना। तरंगों का जो वेग है, कौन सी तरंगों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं अभी भूगर्भीय तरंगों के बारे में। इन दोनों तरंगों का जो वेग है वो समानुपाती है। किसके समानुपाती है? वो समानुपाती है चट्टानों के घनत्व के। किसके समानुपाती है? वो चट्टानों के घनत्व के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है एक चट्टान ये है आपके पास, और इस चट्टान में आप देखोगे इसके कण ऐसे दूर दूर अवस्थित हैं। ठीक है, वहीं पे ये आपके पास दूसरी चट्टान है, इसके कण कुछ इस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा सघन है, या किसका ज्यादा घनत्व है? कौन ज्यादा सघन है और कौन ज्यादा विरल है? तो ये आपको दिख रही है, ये जो चट्टान है ये आपको कैसे देखने को मिल रही है? ये कुछ सर विरल है, या विरल कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि साहब इसका जो घनत्व है वो कम है। जबकि इस चट्टान को मैं कहूंगा ये कैसी चट्टान है? ये चट्टान है सघन, या मैं कहूं इसका घनत्व क्या है? इसका घनत्व है ज्यादा। ये कह सकता हूं इन दोनों को देख के। ठीक है, ये कहा जा सकता है इन दोनों को देख के। अब समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। यहां से पी तरंग निकली, कौन सी तरंग निकली? यहां से पी तरंग निकली, और यहां से ही इसी से एस तरंग भी निकली। ये पी है और ये एस है। ठीक है, पी की रफ्तार यहां पे रही होगी, अपन अज्यूम कर लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी रही है? 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। एस चूंकि थोड़ा धीमा चलती है तो इसको हम लोग कह लेते हैं ये चली है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इसने ये चट्टान को पार किया है। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं, यही यहां से भी कौन सी तरंग निकली है? पी तरंग निकली है, और इसी के नीचे आपको कौन सी तरंग देखने को मिल रही है? एस तरंग देखने को मिल रही है। और यहां पे भी अगर मैं इसकी स्पीड की आपसे बात करूं
या इसकी रफ्तार की बात करूं तो यहां से आप P देखोगे, यहां से P निकली है कुछ 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और यहां से S जो निकली है वो निकली है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तरंगे वही हैं P और S, चट्टान अलग अलग है। चट्टान कैसे अलग है? ये विरल चट्टान है और ये सघन चट्टान है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि जो P और S तरंग है, जो तरंगों का वेग है आपका, वो किसके समानुपाती है? चट्टानों के घनत्व के। जैसे जैसे चट्टान का घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तरंगों का वेग भी क्या होगा? लगातार बढ़ता जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अगर क्या हो, अगर समांग माध्यम, अगर समांग माध्यम, पहले तो समझ लेते हैं कि साहब ये समांग माध्यम क्या है। समांग माध्यम ये है कि तरंग यहां से गुजर रही है, तरंग यहां से गुजर रही है। तो जब तरंग यहां से गुजरेगी, अगर ये माध्यम एक जैसा है, माध्यम एक जैसा है, इसका मतलब यहां पे सिर्फ लोहा है, यहां पे सिर्फ निकल है, तो ये माध्यम एक जैसा है। अगर ये माध्यम एक जैसा है तो इस प्रकार के माध्यम को हम कौन सा माध्यम कहेंगे? समांग माध्यम। तो जब P तरंगे और इसी प्रकार जब S तरंगे किसी समांग माध्यम से होके गुजरेंगी, किसी समांग माध्यम से होके गुजरेंगी, तो ये कैसी रहेंगी? ये आप देखोगे स्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगी। कैसी देखने को मिलेंगी? स्ट्रेट आपको देखने को मिलेंगी। या मैं कह सकता हूं ये करीब करीब लगभग आपको कैसी देखने को मिलेंगी? सीधी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं लगभग, अप्रॉक्स। ये लगभग, अगर माध्यम समांग है तो ये आपको सीधी देखने को मिलेंगी। वहीं पे आप देखोगे अगर माध्यम जो है वो समान ना होके विमांग है। क्या है यहाँ पे माध्यम? यहाँ पे माध्यम है विमांग। विमांग का मतलब यहाँ पे तो आयरन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे निकल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम आपको देखने को मिल रहा है। माध्यम कैसा हो चुका है? विमांग हो चुका है। और यहां से आपने दो तरंगें गुजारी। पहली तरंग थी आपकी P तरंग और दूसरी तरंग थी आपकी S तरंग। तो जब P और S तरंग किसी विमांग माध्यम से होकर गुजरेंगी, कौन से माध्यम से? मैं यहां लिख भी देता हूं कौन सा माध्यम है यह विमांग माध्यम। तो जब विमांग माध्यम से होकर ये P और S तरंगे गुजरेंगी तो ये कैसी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी अपने मार्ग से क्या हो जाएंगी? ये विचलित। क्या हो जाएंगी? ये विचलित। इतना समझ में आया कि समांग अगर माध्यम है तो तरंगे जो है सीधी चलेंगी, और विमांग जो माध्यम है वहां पे आप देखोगे तो तरंगे कैसी मिलेंगी आपको? अपने मार्ग से भटक जाएंगी। देखो, इसको समझने के लिए एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये एक बर्तन है और इस बर्तन में क्या है? पानी। आपको नहीं लगता कि सर बर्तनों के एग्जांपल बहुत लेते हैं? बार बार बर्तन, कभी प्रेशर कुकर, कभी चाय बना रहे है ना? तो ये तो ठीक है, पर क्या करें, भूगोल है, सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें बहुत सारे क्या लिए जा सकते हैं? एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल लेना इसलिए ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इनसे आसानी से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, आप जुड़ जाते हो। तो हम बात कर रहे हैं माध्यमों की। तो ये है माध्यम पानी और यहां पे माध्यम है हवा। ठीक, कौन ज्यादा सघन है, कौन ज्यादा विरल है? तो मैं कह सकता हूं कि साहब पानी सघन माध्यम है, जबकि हवा विरल माध्यम है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, यहां पे एक पेंसिल, क्या लिया? यहां पे एक पेंसिल पानी में इस प्रकार ऊपर से पकड़ लिया और एक सिरा पानी में डाल दिया। अब आप जब इस पेंसिल को देखोगे,
आपने पेंसिल डाली तो कुछ इस प्रकार है, आपको दिखनी इस प्रकार चाहिए। कैसे दिखनी चाहिए? एकदम सीधी, है ना, ये आप समझ लेना सीधी है एकदम। बड़ी मोटी हो गई हमारी पेंसिल, पर ठीक है। ये आपकी क्या है? वो पेंसिल है। दिखनी कुछ ऐसी चाहिए थी आपको, लेकिन आप पाएंगे कि इस प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहां तक तो ये आपको एज इट इज दिखेगी, यहां तक तो ये आपको एज इट इज दिखेगी, उसके बाद ये थोड़ी ऊपर उठी हुई आपको देखने को मिलेगी। ऐसी दिखेगी आपको? हाँ या ना? देखो, यहां पे माध्यम था हवा, यहां पे माध्यम था पानी, यहां पे माध्यम था विरल, यहां पे माध्यम था सघन। जब विरल से सघन मतलब माध्यम बदला, इसका मतलब विमांग अलग अलग माध्यम। विमांग माध्यम में जब आपने पेंसिल डाली, या इस पेंसिल को अब समझो ये कोई तरंग है, इस तरंग को जब डाला तो ये विचलित हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, तिरछी हो चुकी। वैसे इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ये क्या है? यह है रिफ्रैक्शन। अब कभी कभी पानी के बर्तन में अगर सिक्का डाल दे तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको क्या कारण है? रिफ्रैक्शन उसका कारण है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया कि विमांग में क्या होता होगा। चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर चलते समय हमने पाया यह है पी तरंगों की कुछ और विशेषताएं। पी तरंगों की हमने देखा है कैसी हैं। ये सबसे तीव्र हैं। इनकी रफ्तार आप देखोगे 5 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेकंड 14 किलोमीटर आगे, सेकंड 14 किलोमीटर आगे, सेकंड 14 किलोमीटर आगे, इतनी तेजी से ये चल रही हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, क्यों? क्योंकि ये सबसे तीव्र है। इंपॉर्टेंट चीज है ना ये। ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्घ्य तरंग हैं ये। अब ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है? ये ध्वनि जैसी तरंग का मतलब क्या है? देखो, पहले तो ये समझो कि ये है आपके पास कोई स्पीकर। क्या है ये? आपके पास कोई स्पीकर। आजकल वो ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं, ऐसा आपके पास कोई स्पीकर होगा। आप इसमें बढ़िया गाना बजा रहे हो, कोई भी गाना बजा सकते हो आप, जो आपका मन करे। तो अभी कौन सा लेटेस्ट ट्रेंडिंग गाना है, तो वो जो भी है वो आपने इसमें बजाया हुआ है। जब इसमें से आवाज निकलना शुरू हुआ, आवाज निकलना शुरू हुआ, और ये जो आवाज निकलेगी ये कैसी निकल रही है? ये निकल रही है ध्वनि तरंगों के माध्यम से। कैसे निकल रही है? ध्वनि तरंगों के माध्यम से। और पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा है कि जो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, घबराइए मत। ये अनुदैर्घ्य क्या होता है सब चीज पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अच्छा, स्पीकर आपने, स्पीकर के पीछे अब आप खड़े हैं, तो क्या ऐसा होगा कि स्पीकर के पीछे भी आपको आवाज सुनाई दे? क्या ऐसा होगा कि स्पीकर के पीछे भी आपको आवाज सुनाई दे? हाँ सर, ऐसा तो होता है कि स्पीकर कहीं पे भी रखा हो और उसमें कोई गाना बज रहा है डीजे पे, और डीजे पे अगर हम पीछे भी खड़े हैं, या पीछे क्या हम काफी दूर भी खड़े हैं, तो भी आवाज सुनाई देती है उससे। तो इसी प्रकार की तरंगे जो आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती हैं, वो तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे आप ऐसे समझिए कि ये एक दीवार है। क्या है ये? दीवार। इस दीवार पे आपने एक क्या बांधी हुई है? आपने एक स्प्रिंग बांधी हुई है। क्या बांधी हुई है? स्प्रिंग तो समझते हैं आप, स्प्रिंग बांधी हुई है। सर इसी चक्कर में तो हमने आर्ट्स ली थी कि हमको साइंस से डर लगता था, और यहाँ पे सिर्फ साइंस के कंसेप्ट चल रहे हैं, हम तो भूगोल पढ़ने आए थे। तो ये सब सब्जेक्ट अलग नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ सब सब्जेक्ट बराबर बराबर कहीं ना कहीं काम में आते रहेंगे। और बहुत ही आसान से कंसेप्ट है, हम पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कितने आसान से कंसेप्ट है। स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग को आपने क्या किया? एक सिरा इसका पकड़ा और पकड़ के खींच लिया। जब स्प्रिंग का सिरा पकड़ के आपने खींच लिया, और खींच के क्या किया आपने? छोड़ दिया। अब स्प्रिंग की आपने फोटो ली, तो स्प्रिंग की फोटो आप देखोगे कुछ इस प्रकार दिखेगी। कहीं पे स्प्रिंग बहुत पास पास में, कहीं पे स्प्रिंग दूर दूर हो गई है, कहीं पे स्प्रिंग पास पास आ गई है,
कहीं पे स्प्रिंग दूर दूर हो गई है, दिख रहे हैं? कहीं पे स्प्रिंग का संकुचन हो चुका है, कहीं पे स्प्रिंग फैल गई है, संकुचन फैलना, कंप्रेशन कंप्रेस हो गई है, कहीं पे एक्सपैंड हो गई है, कहीं पे कंप्रेस हो गई है, कहीं पे एक्सपैंड हो गई है। इस प्रकार की तरंगे, इस प्रकार की तरंगे जो कभी किसी पदार्थ से अगर गुजरेंगी तो क्या करेंगी, कभी उसका संकुचन करेंगी, कभी उसको खींचेंगी, कभी उसका संकुचन करेंगी, कभी उसको अपनी तरफ खींचेंगी, ये कार्य करती रहेंगी। तो इस प्रकार की तरंगों को कौन सी तरंग कहते हो आप? इस प्रकार की तरंगों को आप अनुदैर्घ्य तरंग कहते हो। कौन सी तरंग? अनुदैर्घ्य तरंग। एक छोटा सा कंसेप्ट और, यहां पे आपने एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, किसी तरीके से आपने कागज का टुकड़ा यहाँ पे रख दिया। जब आपने स्प्रिंग को खींचा और स्प्रिंग को छोड़ा तो आप देखेंगे जो कागज का टुकड़ा ये ऐसे आगे पीछे गति करेगा। कैसे? कभी ये आगे जाएगा और कभी ये पीछे की ओर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब ये अनुदैर्घ्य तरंगे या पी तरंगे किसी पदार्थ या किसी चट्टान से होकर गुजरती हैं तो उस चट्टान में स्थित जो कण हैं वो भी ऐसे आगे और पीछे गति करते हैं। कैसे गति करेंगे? वो आगे और पीछे गति करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आगे पीछे गति करते हैं तो क्या करती है? वो कंप्रेस करती है, या इसी को हम बोलते हैं संपीड़नीय तरंगे भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव भी इसको कहा जाता है। कण उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में तरंग गति करती है। तरंग धैर्य बहुत कम होता है। अब ये तरंग धैर्य कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? तरंग, अब ये तक हम तरंग पढ़ रहे थे, तरंग में हमने अनुधैर्य तरंग पढ़ लिया, अब ये तरंग धैर्य कौन सी चिड़िया का नाम आ गया सर? तरंग धैर्य भी देखो, तरंग धैर्य का मतलब होता है कि एक तरंग है, तरंग शुरू हो रही है कहां से? ए से, और तरंग कहां खत्म हो रही है? बी पे। तरंग है ना, तरंग तो सबके दिलों में उठती है, तरंगे हिलोर खाता है दिल, है ना, उसको देखा तो कभी कभी क्या होता है, तरंगे उठने लगती है, तो वही तरंग है ये। और उसमें क्या होती है, आपकी भी जैसे दिल में जब तरंग उठती है तो उसका भी एक तरंग धैर्य होता है। तरंग धैर्य क्या होता है? आप समझो कि आप और आपका वो या आपकी वो, क्या आप दोनों किनारे पे बैठे हो, एक तालाब है, तालाब के किनारे एक किनारे आप बैठे हो और दूसरे किनारे आपका वो या आपकी वो बैठी हुई है। आप दोनों चुपचाप बैठे हो, बात नहीं कर रहे हो। आपने क्या किया? आपने उस तालाब में एक पत्थर फेंक दिया। जब पत्थर आपने फेंका तो हिलोर आने लगेंगी, तरंगे उठना शुरू होंगी, और वो तरंगे मन के द्वार में पहुंचेंगी, मन के द्वार से दिल के द्वार में पहुंचेंगी। तो ये वो उस तरंग में भी आप देखोगे इस प्रकार की आकृति आपको देखने को मिलेगी। जहां से तरंग शुरू हो रही है और तरंग, एक तरंग जहां पे खत्म हो रही है, इस पूरी दूरी को, कौन सी दूरी को? ये जो आपको एकदम सीधी दिख रही है, या मैं इसको आपको दूसरे रंग से भी बता देता हूं, ये जो आपको दूरी दिख रही है, इस दूरी को आप क्या कहोगे? इसका तरंग धैर्य। क्या कहोगे? तरंग धैर्य। इसको आप इसका क्या कहोगे? तरंग धैर्य। और इस तरंग धैर्य को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे किसी साइन से। ऐसे साइन का नाम क्या है? लैम्बडा इसका नाम होता है ना, लैम्बडा। यह है तरंग धैर्य। इसका तरंग धैर्य कम कैसे होगा भाई? कोई भी तरंग है, उसका तरंग धैर्य कम कैसे होगा? अभी इसका तरंग धैर्य आपने जाना इतना है, ठीक है। मैं कोई दूसरी तरंग आपको बना के बताता हूं तो आप समझ पाएंगे कि किसी तरंग का तरंग धैर्य कम कैसे हो सकता है। भाई दूसरी तरंग, ठीक है, अब समझिए, यहां पे पहले ए से बी तक की जो दूरी थी, या ये वाला जो लैम्बडा, ये ए से बी तक की दूरी में सिर्फ एक तरंग आपको देखने को मिल रही थी। ये भी बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब आपको दो तरंग देखने को मिल रही। इसका जो लैम्बडा है वो अगर आप देखेंगे इसके लैम्बडा को, तो वो आपको देखने को मिलेगा यहां से यहां तक आया ना। तो ये जो लैम्बडा है ये लैम्बडा बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे आधा हो गया, मतलब इसका तरंग धैर्य आधा है इसके मुकाबले। आप समझ पाए कि पी वेव जो होती हैं इनका तरंग धैर्य बहुत कम होता है। अब अगर थोड़ा और फिजिक्स में मैं चला जाऊंगा तो आप ये, मैं इसको आपको ये भी बता पाऊंगा कि तरंग धैर्य कम होने की वजह से ही ये काफी तेजी से चलती है, लेकिन उतना हमको जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो इसका तरंग धैर्य कैसा होता है? बहुत कम होता है। साथ ही साथ ये बात हम जानते हैं कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति कर सकती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद हम बात करें एस वेव की या द्वितीयक तरंगे। इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं, इनको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इनकी अगर आप रफ्तार देखोगे तो इनकी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी, इनकी स्पीड आपको देखने को मिलेगी 3.5 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। उनकी रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, ये इससे कम तेजी से चल रही है। कण की गति तरंग की गति के लंबवत होती है और ऐसी तरंगों को कौन सी तरंग कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। तो एक बार ये भी समझ लेते हैं कि साहब ये अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों किसको कहते हैं। फिर से वही दीवार अंबुजा सीमेंट की बनी हुई जो टूटती नहीं है। यहां पे आपने देखा होगा जिम में, अगर आप कभी जिम गए हो, हालांकि मेरी फिजिक ऐसी नहीं है कि मैं जिम जाता हूं, आपको लगता होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग जाते होंगे, नहीं भी जाते होंगे, तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, आपने टीवी पे बहुत बार देखी होगी। जिम का जब एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें बताया जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे रस्सी बंधी होती है और उसको इस प्रकार उसमें तरंग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। उसको एक्सरसाइज होती होगी, मुझे नहीं पता क्या होता है, पर ऐसा कुछ होता होगा। या फिर मैं इससे आपको नॉर्मली समझाऊं कि आपने एक सिरा दीवार पे बांधा हुआ है, दूसरे दीवार रस्सी पकड़ के आप उसमें ऐसे झटका देते हैं। तो जब आप झटका दोगे तो इसमें कुछ इस प्रकार की तरंग बनना शुरू हो जाएगी। अब इस प्रकार की तरंग और तरंग की गति आप देखोगे, तरंग की गति इस तरफ है, आया ना। लेकिन ये जो कण है वो इस तरंग के किस गति, किस प्रकार की गति कर रहे हैं, इससे लंबवत वो गति कर रहे हैं, इसके लंबवत वो गति कर रहे हैं। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे कागज का टुकड़ा रखा होता तो किस प्रकार की गति कर रहा होता, वो कभी ऊपर जा रहा होता, कभी नीचे जा रहा होता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, यही हो रहा होता। जैसे 3 इडियट्स में बताया था मशीन की डेफिनेशन, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसी प्रकार ये कागज का टुकड़ा कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होता। इस प्रकार की तरंगों को कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ साहब, इसका बिल्कुल एग्जाम्पल है। जो प्रकाश की जो तरंगे होती है, लाइट जो वेव्स है, वो कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अब प्रकाश की तरंगों को हमने एस वेव या एस वेव को प्रकाश की तरंगों जैसा माना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझिए, ये है टॉर्च। क्या ये? टॉर्च। टॉर्च में स्विच है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से हैं, लेकिन जब हम लोग खेत पे जाते हैं, खेत पे रात में अगर जाना पड़ता है तो पहले टॉर्च लेके जाया करते थे। आजकल तो फिर भी गांवों में लाइट पहुंच गई है, जब लाइटें नहीं थी तो टॉर्च लेके घर से जाया जाता था, है ना। टॉर्च में स्विच होता है और इसमें पहले, आजकल तो सब चीजें इलेक्ट्रिकल हो गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं, पहले सेल आते थे ना, इसमें सेल लगते थे। तो सेल से टॉर्च क्या करता था? जलता था और टॉर्च इस प्रकार प्रकाश करता था। टॉर्च क्या करता था? इस तरह प्रकाश। क्या ये प्रकाश मेरे को इस टॉर्च के पीछे भी दिखाई देगा क्या? क्या ये प्रकाश जो टॉर्च मैंने जला रखी है, आगे की तरफ टॉर्च का मुंह है, तो क्या वो प्रकाश मेरे को पीछे भी दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार की तरंगों को प्रकाश की तरंगे कहा जाता है। और इसी प्रकार की तरंगे कौन सी होती हैं? एस वेव्स होती हैं। द्वितीय तरंगे भी इसी प्रकार की होती हैं। इसका मतलब ये कि अगर पी तरंग यहां से शुरू हुई तो वो ऐसे जाएगी, दोनों दिशा में जा सकती है। लेकिन एस तरंग यहां से शुरू हुई तो वो एक ही दिशा में आगे जा सकती है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ पाए पी और एस वेव का अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? प्रकाश की तरंगों के समान होती है। आप समझ गए क्या होता है। इनको अपरूपण तरंग भी कहते हैं। अपरूपण तरंग क्यों कहते हैं द्वितीयक तरंगों को? जब इस प्रकार की ये गति करती हैं तो जो भी चट्टान है उसका रूप बदल देती हैं, उसके रूप में क्या करती हैं? उनको परिवर्तित कर देती हैं। इसलिए नाम क्या है? इसलिए नाम है अपरूपण तरंगे। और द्रव्य में संचरण नहीं होती है। किसमें होती है? सिर्फ ठोस में इनका संचरण होता है। तो यहां तक पी और एस वेव में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम आगे जब चले तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने? हमने पाया कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे यहां से
हमने पी तरंगों को छोड़ना शुरू करा और हमने एस तरंगों को छोड़ना शुरू किया। क्या किया हमने? किसी मशीन के द्वारा पी तरंगों को छोड़ना भी शुरू करा और एस तरंगों को भी छोड़ना शुरू करा। अभी ऐसे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। और यह है आपकी बाहरी कोर। क्या ये आपकी बाहरी कोर? हमने देखा कि जो पी तरंगे हैं वो यहां तक एकदम सीधा सीधा चल रही हैं। पी तरंगों को कोई समस्या यहां पे नहीं आ रही। ठीक है, एस तरंगों की भी बात कर लेते हैं। एस तरंग भी यहाँ पे आराम आराम से चल रही थी, कोई समस्या इनको भी नहीं आ रही थी। बढ़िया, इनका रास्ता क्लियर था, आराम से ये एक दूसरे को अप्रोच कर पा रहे थे। पी तरंगे भी आपको यहाँ पे मिली और यहाँ पे भी आपको एस तरंगे देखने को मिली। मतलब पृथ्वी का ये हिस्से को छोड़ के ऊपर वाला जो हिस्सा जिसमें पी और एस दोनों तरंगे चल रही हैं वो ठोस हुआ होगा। भाई अगर वो ठोस नहीं होता तो उसमें एस तरंग चल सकती थी क्या? नहीं चल सकती थी, उसमें सिर्फ पी तरंग देखने को मिलती। साथ ही साथ ये समझ में आ गया, यहाँ पे ये हुआ। जैसे ही तरंगे यहाँ पे छूने लगी, यहाँ पे इसके बाद आपको जो एस तरंग है वो देखने को नहीं मिली। इसका मतलब इस जगह पे क्या रहा होगा? इस जगह पे द्रव्य रहा होगा, तभी पी तरंग नहीं आ रही। ठीक है, पी की तो बात हो गई, एस की बात तो हो गई, पी की बात करते हैं। पी का क्या रहा? पी को हमने देखा कि वो आई तो सही, लेकिन वो इस प्रकार आने लगी। इसका मतलब ये तिरछापन आप तिरंगों में देख रहे हो। मतलब किस प्रकार का माध्यम रहा होगा? ये रहा होगा कोई ना कोई विमांग माध्यम। कैसा रहा होगा? विमांग। मतलब अपने आप कैसी हो गई? तरंगे तिरछी हो गई। ये अगर ठोस माध्यम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई अलग माध्यम है, और अलग माध्यम होने के साथ साथ हमको ये भी पता चल गया कि ये कौन सा माध्यम है? द्रव्य माध्यम है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें द्रव्य। लेकिन जब पी तरंगे पृथ्वी के एकदम आंतरिक भाग से होकर निकलने लगी तो इनकी जो गति थी वो बहुत तेज थी। क्या थी? इनकी गति बहुत तेज थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं केंद्र के पास बहुत ही क्या रही होगी? सघनता रही होगी। क्या रही होगी? बहुत ही सघनता। हमको पता चला कि ये द्रव्य है। द्रव से ज्यादा सघन क्या रहा होगा? द्रव से ज्यादा सघन रहा होगा ठोस। इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा ये कैसा है? ठोस है। अब आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां पे ना तो आपको पी तरंग मिली ना ही आपको एस तरंग मिली। यहां पे ना तो आपको पी तरंग मिली ना ही आपको एस तरंग मिली। तो इस क्षेत्र को पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहा जाता है। पी और एस का क्या कहा जाता है? छाया क्षेत्र। हमको यहां से लेके यहां तक की दूरी पता करनी है। यहां से लेके यहां तक की दूरी पता करनी है, तो ये कोणीय दूरी हम लोग निकालेंगे और कोणीय दूरी में हम पाएंगे ये 105 डिग्री तक होता है। क्या है? 105 डिग्री। इसका मतलब 105 डिग्री यहां पे और 105 डिग्री यहां पे आपको पी और एस दोनों तरंगे मिल रही है। 105 के बाद करीब करीब यहां तक, करीब करीब का मतलब कोणीय दूरी कितनी है? ये कोणीय दूरी आप देखोगे 145 डिग्री के आसपास। 145 डिग्री तक आपको ना तो पी देखने को मिली ना एस देखने को मिली। और 145 से लेके यहाँ के 145 तक, या फिर मैं कहूं यहाँ पे भी 105 से 145 कौन सी नहीं मिली? ना तो पी मिली ना एस मिली। और इस 145 से लेके इस 145 डिग्री तक आपको पी तरंगे वापस देखने को मिली। तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से लेके 105 तक है। यहाँ पे कोई एस तरंग आपको देखने को नहीं मिल रही है। दूसरी बात, पी जो तरंग है उसका छाया क्षेत्र देखोगे 105 से 145, 105 से 145। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो हमने जो अवलोकन किया उसमें यह पाया कि पी तरंगे सिस्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे पी तरंगे और एस तरंगे हमको प्राप्त हो सकती है। पी तरंगे सिस्मोमीटर पर सबसे पहले दर्ज की गई। क्यों दर्ज की गई? क्योंकि ये सबसे कैसी है? तीव्र तरंगे। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। दूसरा हमने देखा पी तरंगे पृथ्वी की संपूर्ण आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं। इसका मतलब ये या तो ठोस हो सकता है, या द्रव्य हो सकता है, या गैस हो सकता है।
तीनों से निकल रही है इसका मतलब। और कौन सी तरंग है? पी तरंग। पी तरंग तो तीनों माध्यम से निकल सकती है। भूकंप के अधिकेंद्र, भूकंप का अधिकेंद्र मतलब क्या होता है? मानिए पृथ्वी के इस हिस्से में भूकंप आया तो इससे एकदम लंबवत दूरी, सबसे छोटी लंबवत दूरी को आप क्या कहोगे? अधिकेंद्र कहोगे। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच पी तरंग दर्ज नहीं की गई। ये बात हम कर रहे थे। 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक कौन सी तरंग दर्ज नहीं की जा रही है? पी तरंग दर्ज नहीं की जा रही है। 145 डिग्री के बाद पी तरंगे फिर से दर्ज की गई। 145 के बाद क्या पी तरंगे फिर से दर्ज की गई? हमारे डायग्राम में आप देखो तो 145 के बाद फिर से पी तरंगे आपको देखने को मिली हैं। अच्छा, एस तरंगों को पी तरंग के बाद दर्ज नहीं किया गया। एस तरंगों को पी तरंग के बाद दर्ज किया गया। क्यों दर्ज किया गया? क्योंकि पी की रफ्तार जो है एस से ज्यादा है। 105 डिग्री के बाद एस तरंग दर्ज नहीं की गई। क्या हमारे डायग्राम में भी हमने ऐसे बनाया है? 105 के बाद कोई लाल रेखा दिख रही है आपको 105 तक? नहीं, इसका मतलब 105 के बाद कोई पी तरंग, एस तरंग हमको देखने को नहीं मिली। ये हमने इसका अवलोकन निकाला। ये उसका एग्जैक्ट जो डायग्राम है वो ऐसा है, वो हमने रफ डायग्राम बनाया था, बिल्कुल सही डायग्राम इसका ये। तो ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए। कौन कौन से छाया क्षेत्र हैं पी के और एस के। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला 105 डिग्री के बाद एस तरंगों की अनुपस्थिति एवं पी तरंगों की धीमी गति से वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि बाह्य कोर, कौन सी कोर? बाह्य कोर कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में है। बाह्य कोर कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। हम यही बात कर रहे थे। बाह्य कोर जो है, ये वाला जो बाहर वाला सर्किल है, कौन सी अवस्था में हमने बताया था? द्रवीय अवस्था में। ये भी यही बता रहा है कि बाह्य कोर कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में आपको देखने को मिला। और 145 डिग्री के बाद फिर से पी तरंगे उभरती हैं तथा इनकी गति भी बढ़ जाती है। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि आंतरिक कोर, कौन सी? आंतरिक कोर कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। ये बात हमने की थी क्या? ये बात हमने देखो ये करी। हमने कहा था कि पी तरंगों की यहाँ पे रफ्तार अचानक से बढ़ गई। इसका मतलब ये कैसी अवस्था में? ज्यादा सघन है, और सघन होने के साथ साथ ये कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो हमको यहां से ये पता लग गया कि बाह्य कोर जो है वो कौन सी अवस्था में? द्रवीय अवस्था या तरल अवस्था में। और आंतरिक कोर किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। यही तो हमको जानना था। हमने जान लिया कि पी तरंगे और एस तरंगे कहां तक आपको देखने को मिली। पी तरंगे, एस तरंगे आपको 105 डिग्री तक देखने को मिली। अब डिवीजन हम इसका करते हैं पृथ्वी की। इसको बोला जाता है, जो ऊपर ही ऊपर है, इसको बोला जाता है भूपर्पटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्रस्ट। बीच वाली मध्य जो लेयर है इसको बोला जाता है मेंटल। जो आपका दोस्त है, जो आपका खास दोस्त है, वो क्या है? मेंटल है, पागल है। तो बिल्कुल वैसे ही इसका नाम मेंटल। उसमें दो मैं के ऊपर दो मात्रा आएंगी, दो मैं के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आएगी। अगर आपका दोस्त वाला मेंटल होता तो दो मात्रा आती, चूंकि पृथ्वी वाला मेंटल है तो एक मात्रा आएगी। यह है आपकी बाह्य कोर, बाह्य कोर, और यह है आपकी आंतरिक कोर। यह आपकी क्या है? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर हमने जाना कौन सी अवस्था में थी? आंतरिक कोर है भाई साहब ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। बाह्य कोर हमने जाना कौन सी अवस्था में? तरल अवस्था में। तरल अवस्था में। अच्छा, ये जो पूरा इलाका है ये कौन सी अवस्था में रहा होगा? ठोस अवस्था में। लेकिन हम देखते हैं यहां पे भी पी की गति और एस की गति में कुछ कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब वो क्या परिवर्तन है, वो क्यों परिवर्तन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पी और एस वे दोनों आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये पूरा इलाका क्या रहा होगा? ठोस। ठोस या ठोस जैसा रहा होगा। हमको ये पता है द्रव तो नहीं होगा, ये तरल अवस्था में तो यहाँ पे देखने को नहीं देखने को मिला। तो यहां तक कोई चीज पे डाउट? यहां तक डाउट नहीं है। इसी आधार पर पृथ्वी को कुछ भागों में विभाजित किया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है।
सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको हम बोलेंगे आंतरिक कोर। आंतरिक कोर के बाहर ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बोलेंगे बाहरी कोर। इसको बोला जाता है लोअर मेंटल। क्या बोला जाता है इसको? लोअर मेंटल, या बोला जाता है निचली मेंटल। को हम बोलते हैं निचली मेंटल। ये निचली है तो ये कौन सी रही होगी? ये रही होगी ऊपरी मेंटल। इसी प्रकार क्रस्ट को या भूपर्पटी को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। ऊपर वाली को हम बोलते हैं अपर क्रस्ट या ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं निचली क्रस्ट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहां पे मैंने हर में अलग अलग डिवीजन बनाए, बीच बीच में लाइनें बनाई हैं। जो लाइनें क्या कर रही हैं? दोनों भागों को अलग अलग कर रही हैं। दो भागों को अलग अलग कर रही हैं। इसका मतलब ये कि यहां पे कुछ अलग प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिली है, और ये एक क्षेत्र रहा है, उसके बाद जो विशेषता है वो बदल गई है। विशेषता क्या हुई है? बदल गई है। यहाँ पे विशेषता ए आपको देखने को मिली, यहाँ विशेषता बी देखने को मिली, और एक क्षेत्र रहा जहां पे विशेषता बदल गई। ऐसे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्षेत्र को हम असंबद्धता, या मैं कहूं डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पृथ्वी पे इतनी असंबद्धता रही होगी, तो इतनी असंबद्धता के कुछ ना कुछ नाम भी रहे होंगे। तो इनको नाम याद करने के इनका एक बहुत सरल सा उपाय है। सरल सा उपाय ये है कि इसको आप नाम याद रख सकते हो CMRGL। किस तरीके से याद रख सकते हो? CMRGL। अब उसको आप कुछ भी बना लो, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अब CMRPL को याद करने के लिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इस असंबद्धता की। देखो, असंबद्धता कोई लाइन नहीं है ना, ये पूरा क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी लहमन। लहमन असंबद्धता। लहमन के ऊपर आपको देखने को मिलेगी जी से। जी से क्या रही होगी? जी से रही थी गटनबर्ग। क्या रहती है? गटनबर्ग। कहीं कहीं इसको गुटनबर्ग भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम गुटनबर्ग भी है, तो इसको आप गुटनबर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, लेहमैन किसके बीच में? आंतरिक कोर और बाहरी कोर के बीच में। बाहरी कोर और निचली मेंटल के बीच में आपको मिली गटनबर्ग। गटनबर्ग के बाद आपको मिलेगी आर से रैपिटी। क्या देखने को मिलती है? रैपिटी असंबद्धता। रैपिटी के बाद एम से आपको देखने को मिलेगी यहां पे, जो आपको ये देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं मोहो। पूरा नाम तो मोहरविक है, लेकिन मोहो असंबद्धता आप इसको कह सकते हो। और लास्ट जो आपकी रही ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में, इसको कहा जाता है कोनार्ड। क्या कहा जाता है? कोनार्ड असंबद्धता। तो आपको पता लग गया असंबद्धता के ये क्रम पूछा गया है ना यूपीएससी में, तो आपको CMRGL याद होना चाहिए। CMRGL ऊपर से नीचे की तरफ, सतह से केंद्र की तरफ का एक क्रम है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां तक आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी, आपको असंबद्धता समझ में आने लग गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या खत्म करेंगे? उसके बाद हम खत्म करेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे तो हमारा 99% टॉपिक यहाँ पे खत्म हो चुका है। कुछ एक आध चीजें हैं जो मैं आपको अगली वाली क्लास में बता दूंगा। अगली वाली क्लास में हम लोग शेल शुरू करेंगे, चट्टानों के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। डायग्राम जितना अच्छे से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं, उतना अच्छे से आप इसका अपनी कॉपी में डायग्राम बनाइए। यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार आप लगाना चाहें।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी रही होगी। तो मिलते हैं कल इसी समय, और साथ ही साथ आप अपना ध्यान रखिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जल्दी से स्टडी IQ का जो IAS हिंदी वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को तुरंत शेयर भी कर दीजिए कीजिए। टेलीग्राम पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी, और टेलीग्राम का नाम है क्या, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।